नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे थे सामाजिक अध्ययन। 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कक्षा 6 से लेकर 10 तक का जो सामाजिक अध्ययन की किताबें चलती है उनका निचोड़ हम देख रहे हैं वन लाइनर के रूप में। दोस्तों, आज हमारी क्लास नंबर 8 में कक्षा 7 की जो पुस्तक चलती है हमारा पर्यावरण, उसके कंप्लीट वन लाइनर क्वेश्चन यहां पर रहेंगे टॉपिक के अनुसार। दोस्तों, और ये नोट्स है जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उस पर उपलब्ध है, वहां से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य कीजिए। और बाकी की क्लासें अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, कक्षा 6 कक्षा 7 की जो क्लासें हुई है तो वो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पर्यावरण पुस्तक का जो पहला अध्याय है वो है पर्यावरण। कौन सा है? पर्यावरण। दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहा जाता है? वस्तुएं और प्रकृति पर्यावरण कहलाती है। दोस्तों, एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है? एनवायरमेंट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एनवायरोनेर से हुई है। एनवायरोनेर से। दोस्तों, अब देखिए वस्तुएं एवं प्रकृति, आधा क्वेश्चन है ये। हमारे चारों ओर पाए जाने वाले, देखिए ये क्या है कि कट हो गया। वह हमारे चारों ओर पाए जाने वाले वस्तुएं व प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। एनवायरोनेर शब्द का अर्थ क्या है? पड़ोस। क्या है? पड़ोस। दोस्तों, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? स्थल मंडल। दोस्तों, पृथ्वी पर स्थित विस्तृत जलीय क्षेत्र क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है। दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई हवा की पतली परत, हवा की पतली परत वायुमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? वायुमंडल। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के विभिन्न कारकों के साथ क्रियाएं करते हैं, क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पारितंत्र। पादप व जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जैव मंडल का। किसका निर्माण करते हैं? जैव मंडल का निर्माण करते हैं। दोस्तों, तो देखिए ये इसी प्रकार कंप्लीट का कंप्लीट रहेगा। थोड़ी लंबी क्लास रहेगी क्योंकि पुस्तक भी बड़ी है ये, लेकिन अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहां से बना सकते हैं। बाकी पीडीएफ मैं ऐप पर उपलब्ध करवा रहा हूं, तो वहां से आप पीडीएफ के थ्रू भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए आगे दोस्तों, आगे देखते हैं। जिस क्षेत्र में स्थल जल व वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? जैव मंडल कहा जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, पर्यावरण के घटकों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? 3 भागों के अंदर। प्राकृतिक पर्यावरण को किन उपभागों में विभाजित किया गया है? प्राकृतिक जो पर्यावरण उसको जलमंडल में, स्थलमंडल में, वायुमंडल में और जैव मंडल में। मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण क्या होगा? जैसे इमारत, पार्क, सड़क, ये सभी मानव के निर्मित पर्यावरण है। दोस्तों, मानवीय घटक कौन से होते हैं? मानवीय घटक में अध्यापक, डॉक्टर, मजदूर, परिवार, धर्म, टीचर, ये सभी मानवीय घटक होते हैं। वायु, जल और हिम आदि द्वारा अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। दोस्तों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। आगे देखिए, नदियों के मैदानी भाग में प्रवेश के समय मोड़दार मार्ग में बहाव को क्या कहा जाता है? विसर्प कहा जाता है। दोस्तों, विसर्प लूप से किस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है? चाप झीलों का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को क्या कहा जाता है? नदी के उत्थित तट होता है उनको तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? तटबंध। नदी का अंत में अनेक धाराओं में विभाजन होने पर यह धाराएं क्या कहलाती है? वितरिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? वितरिकाएं। जब समुद्र में गिरती है उस समय। नदी के मुहाने पर अवसादों का जमा ढेर किसका निर्माण करता है? डेल्टा का निर्माण करता है। दोस्तों, समुद्री तरंग के अपर्दन व निक्षेपण से बनी छतनुमा आकृति क्या कहलाती है? तटीय महराब। क्या कहलाती है? तटीय महराब कहलाती है।
तटीय मेहराब की छत के टूटने से बची दीवार नुमा आकृति क्या कहलाती है? स्टेक ध्रुव, स्टेक ध्रुव पर कहलाती है। ले लो स्क्रीनशॉट। यह पर्यावरण पहला अध्याय था हमारा। नेक्स्ट 2 नंबर अध्याय आपकी स्क्रीन पे, हमारी पृथ्वी के अंदर। अध्याय का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके बारे में। विश्व की सबसे गहरी खान कहां पर है? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह पर कितना गहराई तक खोदना होगा? 6000 किलोमीटर दोस्तों। पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? परपटी। ऊपरी सतह परपटी कहलाती है दोस्तों। महाद्वीपीय परत का निर्माण किन खनिजों से हुआ है? सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिना से। महासागरीय परपटी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? सिलिका तथा मैग्नीशियम, सिलिका तथा मैग्नीशियम। पृथ्वी के आयतन का कितना हिस्सा परपटी है? मात्र 1% दोस्तों। पृथ्वी के आयतन का कितना हिस्सा मेंटल है? 84%। कितना हिस्सा मेंटल है? 84% दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे। पृथ्वी के आयतन का कितना हिस्सा क्रोड है? 15% क्या है? क्रोड दोस्तों। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। यह पृथ्वी और यह त्रिज्या, मध्य बिंदु से यह त्रिज्या है। क्रोड का निर्माण मुख्य रूप से किस खनिज से हुआ है? निकिल तथा फेरस से, निकिल तथा फेरस से दोस्तों। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहा जाता है? सेल या चट्टान। क्या कहा जाता है? सेल या चट्टान दोस्तों। नेक्स्ट तीसरा अध्याय, हमारी बदलती पृथ्वी दोस्तों। पृथ्वी में जो हलचल होती है उनके बारे में क्वेश्चन। पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्लेटों में गति क्यों होती है? पृथ्वी पर जो प्लेटें पाई जाती है उनमें गति का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो पृथ्वी के अंदर के मैग्मा की गति के कारण दोस्तों। पृथ्वी के अंदर का मैग्मा किस रूप में घूमता है? वर्तीय रूप में। किस रूप में? यहां पर वर्तीय रूप में घूमता है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। चलिए मित्रों आगे। प्लेटों की गति जिन बलों से उत्पन्न होती है उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया? प्लेटों की गति जिन बलों से उत्पन्न होती है उन्हें कितने भागों में? 2 भागों के अंदर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहा जाता है? अंतर्जनित बल, एडोजेनिक फोर्स दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न बल क्या कहलाते हैं? बहिर्जनिक बल। पृथ्वी की सतह पर जो बल लगते हैं उनको बहिर्जनिक बल कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं दोस्तों। कौन से बल आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं? तो अंतर्जनित बल होते हैं ना, वो आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं दोस्तों। अंतर्जनित बल की धीमी गति को क्या कहा जाता है? पटल विरूपण बल। अंतर्जनित जो बल है उनकी जो धीमी गति है उसको पटल विरूपण बल कहते हैं। पटल विरूपण बल से पृथ्वी की सतह पर क्या परिवर्तन होते हैं? क्या होते हैं? पर्वतों का निर्माण होता है दोस्तों। अंतर्जनित बलों की आकस्मिक गति के कारण के क्या परिणाम होते हैं? जो अंतर्जनित बलों की जो अंतर्जनित बल है उनमें अगर आकस्मिक गति होती है तो उसका परिणाम, जैसे हमें भूकंप देखने को मिलता है, ज्वालामुखी देखने को मिलती है, भूस्खलन देखने को मिलता है, ये सभी परिणाम होते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगले की ओर। पृथ्वी के बहिर्जनित बल को किसमें विभाजित किया जाता है? अपर्दन व निक्षेपण के अंदर। भूपरपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र, जो भूपरपटी है उस पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है दोस्तों। स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। भूपरपटी के नीचे का वह स्थान जहां से भूकंप आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। आप सुनते हैं ना कि भूकंप का केंद्र कहां पर रहा, तो जहां से
भूकंप आरंभ होता है वही केंद्र होता है दोस्तों। जब भी भूकंप आता है तो कि इसका केंद्र यहां पर था, इस भूकंप का केंद्र यहां पर था, ये चीज सुनते हैं ना, तो वो भूकंप केंद्र है। उद्गम केंद्र, भूकंप केंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर सबसे निकटतम स्थान को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। भूकंप का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? भूकंप लेखी के द्वारा। भूकंप लेखी के द्वारा मापन किया जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है दोस्तों। तो एंजल जलप्रपात कहां पर है? वेनेजुएला के अंदर, दक्षिणी अमेरिका के अंदर। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? कनाडा और यूएसए की सीमा पर। पृथ्वी की सतह पर सेलों का टूटना कौन सी क्रिया? पृथ्वी की सतह पर सेल टूटते हैं अपक्षय से। जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले सेक को क्या कहा जाता है? अपर्दन कहा जाता है। समुद्री तरंग के अपर्दन व निक्षेपण से किसका निर्माण होता है? समुद्री गुफा का दोस्तों। समुद्री जल के ऊपर ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सेलीय तटों को क्या कहा जाता है? समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्र भृगु दोस्तों। समुद्री तरंगों के द्वारा किनारों पर अवसाद के जमा होने से किसका निर्माण होता है? समुद्री पुलीन का। किसका होता है? समुद्री पुलीन का दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए आगे। बर्फ की नदियां क्या कहलाती है? हिमनद या हिमानी कहलाती है। हिमनद किस मिट्टी का अपर्दन करती है? हिमनद गोलाश्मी मिट्टी का अपर्दन करती है। बालू कणों का अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपण क्या कहलाता है? लोएस कहलाता है। लोएस। अपर्दन व निक्षेपण पृथ्वी के किस प्रकार के बल से होने वाली क्रियाएं हैं? तो अपर्दन हो या निक्षेपण हो, ये बहिर्जनित बल है। कैसे हैं? बहिर्जनित बल है दोस्तों। अगला अध्याय नाम है जिसका वायु दोस्तों। अब वायु के बारे में देख लीजिए क्या पाया जाता है वायु में। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहते हैं। लेकिन कक्षा 7 में ग्रीन हाउस गैस की जब भी बात की गई है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को ही बताया गया है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव से धरती पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अत्यधिक ठंडी होगी। धरती है ना, वो अत्यधिक ठंडी हो जाएगी दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया? आगे चलिए दोस्तों। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से तापमान में हुई वृद्धि क्या कहलाती है? भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन के साथ किस गैस को ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को। किस प्रकार की वायु फैलती है? वह हल्की होकर ऊपर उठती है। तो गर्म वायु फैलती है। किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो वो क्या होगी? फैलेगी। वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस ऑक्सीजन। पहली नाइट्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन। हरे पादप किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस को उत्पन्न करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। वायुमंडल है, ये कितनी परतों में विभाजित है? 5 परतों के अंदर। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत शोभमंडल कौन सी होती है? शोभमंडल। शोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। शोभमंडल 13 किलोमीटर तक फैली हुई है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए आगे। हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति किस मंडल में पाई जाती है? हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। कौन सी विशेष गैस समताप मंडल में पाई जाती है? ओजोन गैस दोस्तों। वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं? उल्कापिंड जब गिरते हैं तो वो मध्य मंडल में आकर जलकर नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। आयन मंडल किस परत का एक भाग है? बाह्य मंडल का। किसका है? बाह्य मंडल का। बाह्य मंडल का विस्तार कहां से कहां तक है? 80 से 400 किलोमीटर तक। 80 से 400 किलोमीटर तक। रेडियो संचार के लिए वायुमंडल की किस परत का प्रयोग किया जाता है? तो बाह्य मंडल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है? बहिर्मंडल के नाम से। बाह्य या बहिर्मंडल के नाम से जाना
जाता है दोस्तों। दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। चलिए आगे। कंप्लीट नोट्स ऐप पर उपलब्ध है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दे सभी साथी। वायु में मौजूद ताप व शीतलता का परिणाम क्या कहलाता है? ताप व शीतलता तापमान कहलाता है। पवन की दिशा बताने वाले यंत्र वात दिग्दर्शी। वात दिग्दर्शी। सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? आतपन ऊर्जा दोस्तों। तापमान को मापने वाली इकाई डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया? एंडर्स सेल्सियस ने। एंडर्स सेल्सियस ने। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है दोस्तों। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तेजी से घटता है। वायुमंडल जैसे आप ऊपर चढ़ोगे तो तेजी से घटता जाएगा दोस्तों। स्पष्ट व स्वच्छ आकाश के लिए किस प्रकार का वायुमंडल आवश्यक होता है? उच्च वायुमंडल दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। आगे चलिए दोस्तों। वायु का प्रवाह किस प्रकार होता है? उच्च से निम्न वायुदाब की ओर। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र में बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? पवनें कहलाती है। वर्ष भर निश्चित दिशा में बहने वाली पवनी क्या कहलाती है? स्थायी पवनी कहलाती है। ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली पवनी क्या कहलाती है? मौसमी पवनी कहलाती है दोस्तों। किसी क्षेत्र विशेष में चलने वाली पवनी क्या कहलाती है? क्षेत्र विशेष में चलने वाली पवनी स्थानीय पवनी कहलाती है। भारत में सबसे अधिक चक्रवातों का खतरा किस राज्य में रहता है? ओडिशा राज्य में। उड़ीसा के अंदर। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता। वायु में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है? वर्षा। जल के रूप में वर्षण। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक सर्वहनी, पर्वतीय और चक्रवाती। 3 प्रकार की वर्षा होती है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। वायु के बारे में अध्ययन कर लिया। वायु से जुड़े हुए क्वेश्चन थे यहां पे जो वन लाइनर के रूप में आपके सामने मैंने रखे। अगला अध्याय वायु का पढ़ लिया, तो चलिए जल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह रहा आपका नेक्स्ट अध्याय, जल दोस्तों। कौन सा है? जल। लवणता का मापन किस आधार पर किया जाता है? लवणता का मापन प्रति 1000 ग्राम। प्रति 1000 ग्राम। महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में 35 भाग है वो लवण है दोस्तों। इजराइल के मस्त सागर झील की लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर। 340 ग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर में 340 ग्राम लवणता है वहां पे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। महासागर में तरंग कैसे उत्पन्न होती है? पवनों के द्वारा महासागरों में तरंग का उत्पन्न होना होता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। महासागरीय सतह पर जल का लगातार उठना व गिरना क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है दोस्तों। गर्म महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य या विषुवत रेखा से। महासागरीय जल का दिन में 2 बार उठना, ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार। और नीचे गिरना बाटा। ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना बाटा। ले लो स्क्रीनशॉट। महासागरीय जल का अपने निम्नतम स्तर पर पहुंचना क्या कहलाता है? बाटा कहलाता है। किस प्रकार का ज्वार मछली पकड़ने व नौका संचालन में सहायक होता है? उच्च ज्वार दोस्तों। उच्च ज्वार। नेक्स्ट अगला अध्याय है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पतियों को सामान्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 3 श्रेणियों के अंदर। वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां। वन स्थल, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां स्थल। ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस उपनाम से जाने जाते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को।
विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? एनाकोंडा। विश्व का सबसे बड़ा सांप है एनाकोंडा दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन कहलाते हैं दोस्तों। विश्व का फल उद्यान किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को। शंकुधारी वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शंकुधारी टेगा वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टेगा। रूसी भाषा में टेगा का क्या अर्थ है? शुद्ध या अनछुआ। शुद्ध या अनछुआ। टेगा किस भाषा का शब्द है? तो रूसी भाषा का शब्द है टेगा। कागज बनाने में किस प्रकार के वृक्षों का प्रयोग किया जाता है? टेगा वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहां पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल है ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं दोस्तों। प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास स्थल जिनमें पहला है सवाना जो पूर्वी अफ्रीका में है, कंपास जो ब्राजील में है, और लानोस जो वेनेजुएला में है। कहां पर है? वेनेजुएला के अंदर स्थित है। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अगला अध्याय आता है आपका। अध्याय क्या अभी तो बचा हुआ इसमें से। प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण जो कटिबंधीय घास के मैदान है उनमें पेम्पास अर्जेंटीना, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, स्टेपी यूरोप व मध्य एशिया और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया है। किस प्रकार की वनस्पति को अल्पकालीन कहा जाता है? तो टुंड्रा जो वनस्पति है उसको अल्पकालीन वनस्पति कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अध्याय मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन व संचार। क्वेश्चन देखिए, लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहा जाता है? ऋतु प्रवास। मौसमी आवागमन ऋतु प्रवास। लामा पशु का प्रयोग कहां पर होता है? दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत क्षेत्र में। किस प्रकार की बस्ती में घर दूर दूर होते हैं? प्रकीर्ण बस्ती होती है, उसमें घर दूर दूर बने हुए होते हैं दोस्तों। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए, या का प्रयोग कहां पर होता है? या का प्रयोग होता है तिब्बत में। भूमिगत सड़कों को किस नाम से जाना जाता है? सबवे। भूमिगत सड़कें सबवे। भारत का कौन सा सड़क मार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है? तो मनाली लेह राजमार्ग। एशिया में सबसे बड़ा रेल मार्गों का जाल कहां पर है? भारत में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दोस्तों। अधिक दूरी व बड़े सामान को ढोने के लिए परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है जलमार्ग। कौन सा होता है? जलमार्ग होता है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट, अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अध्याय आता है हमारा, वो है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण प्रदेश। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर जिस क्षेत्र में पानी को बहाकर ले जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जल संग्रहण क्षेत्र। विश्व का सबसे बड़ा बेसिन किस नदी का है? अमेजन नदी का है। कौन सा पौधा अपनी पत्तियों में पानी का संचय करके रखता है? ब्रोमीलोइड। ब्रोमीलोइड पौधा। भारत के कौन से राज्य रेशम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? असम और बिहार राज्य। एक सींग वाला गेंडा भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र के मैदानों में एक सींग वाला गेंडा आपको देखने को मिलेगा। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की प्रमुख फसल धान। कौन सी है? धान है। खड़ी ढलानों पर जगह को समतल करके की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? वेदिका कृषि। क्या कहलाती है? वेदिका कृषि कहलाती है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। चलिए आगे। गंगा डोल्फिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सुसु या अंधी डोल्फिन। गंगा नदी के संरक्षण के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? नमामि गंगे दोस्तों। अगला ध्यान, रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान में जीवन।
चलिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? सारा मरुस्थल है, जो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है दोस्तों। कितने देशों में सारा मरुस्थल फैला हुआ है? तो 11 देशों के अंदर सारा रेगिस्तान है वो फैला हुआ है दोस्तों। भारत का ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख मरुस्थल ठंडा है। थार का मरुस्थल भारत का गर्म मरुस्थल है। लद्दाख में उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? लद्दाख के उत्तर में काराकोरम है। कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। लद्दाख के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? जास्कर। लद्दाख उत्तर में काराकोरम, दक्षिण में जास्कर। लद्दाख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खापाचान हिमभूमि। खापाचान या हिमभूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चीरू की ऊन कहां कहलाती है? चीरू की ऊन क्या कहलाती है? शाहतूस। चीरू की ऊन शाहतूस। चीरू की ऊन शाहतूस कहलाती है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। चले आगे बढ़ते हैं आगे दोस्तों। देखिए, किस तिब्बती जीव का शिकार ऊन के लिए किया जाता है? तिब्बती जीव है जिसका शिकार ऊन के लिए किया जाता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप का। बढ़िया किस्म के क्रिकेट बैट किस लकड़ी से बनाए जाते हैं? सरपत या विलो की पेड़ की लकड़ी से। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो जिला दर्रे से होते हुए लेह को किससे जोड़ता है? कश्मीर घाटी से। भारत का कौन सा राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है? मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों के मध्य से होकर गुजरता है दोस्तों। तो कक्षा 7 हमारा पर्यावरण जो पुस्तक है उसके सभी अध्यायों के वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिए हैं। एक बार कमेंट करके बता दो कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो देखिए ये काम आपको करना है। यहां पे नीचे लाइक वाला बटन है, देखिए यहां पे फटाफट जाइए और सभी साथी एक बार दबा दीजिए। और बीच में शेयर का बटन मिलेगा तो 5 मित्रों के पास शेयर कर दो। और जो भी नए मित्र जुड़ रहे हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। बिल्कुल निःशुल्क तैयारी पशु परिचर भर्ती की यहां पर आपको करवाई जाएगी। अगले 45 दिनों में कंप्लीट कोर्स यहां पर मौजूद रहेगा। लगभग 40 से 45% कोर्स हो चुका है, जो प्लेलिस्ट के अंदर क्लासें आपको मिल जाएगी। नोट्स ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। अब भी कोई डाउट है तो ये इंस्टाग्राम रहा, आइए जुड़िए हमारे साथ और किसी भी प्रकार की आप जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।